अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। इको 401 के सिलसिले में आज हम लेसन नंबर 15 पर बात करेंगे। हमने जो है प्रोड्यूसर बिहेवियर स्टार्ट किया हुआ है और आप प्रोड्यूसर है, याद रहे ये बात, क्योंकि अगर आपने ये समझनी है ये सीरीज़ तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर बनकर समझना पड़ेगा। प्रोड्यूसर बिहेवियर में हम आज बात करेंगे आइसो काउंट की, आइसो कॉस्ट की। आइसो काउंट, आइसो कॉस्ट नाम बड़ा मुश्किल सा लगता है, लेकिन तस्वीरें कुछ जानी पहचानी है। तस्वीरें जानी पहचानी इस तरह से है क्योंकि हमने जब कंज्यूमर बिहेवियर पर बात की थी तो हमने इंडिफरेंस कर्व की बात की थी। ये तस्वीर तकरीबन देखें मिलती है कि नहीं, वैसी ही है। और हमने बात की थी बजट लाइन की, आगे तस्वीर आएगी वो बजट लाइन से मिलती होगी। बिल्कुल सेम चीज़ें हैं। अगर आपने इंडिफरेंस कर्व अच्छे तरीके से समझी है और याद है आपको, तो आइसो काउंट और आइसो कॉस्ट बिल्कुल सेम चीज़ है, बस थोड़ा सा फ़र्क है। वो फ़र्क मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आइसो काउंट, आइसो काउंट रिप्रेजेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट अ फर्म कैन अप्लाई टू प्रोड्यूस सेम लेवल और मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट। देखिए, आइसो काउंट क्या है। आइसो काउंट जो है मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन है जो कि एक फ़र्म सोचती है कि मैं ये कॉम्बिनेशन यूज़ करूँ तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगी। याद रहे, प्रोडक्शन फंक्शंस की हमने बात की तो मल्टीपल फंक्शंस हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ दो फंक्शंस को कंसीडर कर रहे हैं, लेबर को और, हाँ बिल्कुल ठीक, कैपिटल को। हम इन दो को चेंज करके हम ये सोचते हैं कि मैं अगर 50 लेबर लगाऊं और 2 या 3 मशीनें लगाऊं तो ये प्रोडक्शन आएगी, 75 लगाऊं और 50 लगाऊं तो ये प्रोडक्शन आएगी। तो ये मुख्तलिफ कम्बिनेशन मैं ये सोच रहा हूँ। आइसो काउंट ये बताती है, मेरी सोच बताती है। मैंने बताया कि आप प्रोड्यूसर हैं, मैं भी प्रोड्यूसर, जब मैं प्रोड्यूसर के बारे में बात कर रहा हूँ तो आइसो काउंट मुझे ये बताएगी। ठीक है, आइसो काउंट कैन बी यूज्ड टू इलस्ट्रेट द कंसेप्ट ऑफ रिटर्न्स टू स्केल एंड रिटर्न्स टू फैक्टर्स। मैं बताता हूँ क्या है आइसो काउंट। तो ये है आइसो काउंट का ग्राफ। अब देखिए, इसमें अगर मैं इतना कैपिटल यूज़ करूँ तो ये मुझे लेबर इतनी कम यूज़ करनी पड़ेगी और कैपिटल ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस ज़्यादा है बनिस्बत इसके के ये वाला डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस जो है शो करवा रहा है लेबर को, जबकि जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये शो करवा रहा है कैपिटल को। अगर मैं यहाँ पर आऊँ आइसो काउंट पे तो ये मेरे पास है लेबर और ये हो गया। देखिए, अब कौन सी चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, कैपिटल या लेबर। बिल्कुल ठीक, जिसने लेबर कहा है वो ठीक है, क्योंकि लेबर ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, जबकि कैपिटल ये थोड़ा इस्तेमाल हो रहा है। तो ये मुख्तलिफ कम्बिनेशन एक प्रोड्यूसर सोचता है कि यार मैं ये कम्बिनेशन यूज़ करूँ तो मुझे प्रोडक्शन ज़्यादा मिलेगी। ये सिर्फ सोच बताती है प्रोड्यूसर की आइसो काउंट। ठीक है, ये बताती है कि बस मैं इस तरह करूँगा, जबकि इंडिफरेंस कर्व भी यही थी हमारी। हम कंज्यूमर थे तो हमारी ये सोच बताती थी कि यार मैं ये कम्बिनेशन यूज़ करूँ, इससे मुझे ज़्यादा मुनाफा आएगा। अब आइसो काउंट मैप आगे एक तारीफ़ है, like an indifference curve. Isocount map consists of parallel isocounts that do not intersect. The higher the output level, the farther to the right to isocount will be. ठीक है, आइसोकाउंट मैप जो है वो यही है कि मुख्तलिफ आइसोकाउंट होते हैं यहाँ पे। ये जैसे इंडिफरेंस कर्व के ऐसे मैप बन गया था ना, मुख्तलिफ किस्म के इंडिफरेंस कर्व 3 4 5। तो ये मुख्तलिफ लेवल्स बताते हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ कम्बिनेशन होगा। हो सकता है 75 लेबर हो और 10 कैपिटल हो और ये मुख्तलिफ कम्बिनेशन होगा। हो सकता है 100 लेबर हो और 10 या 15 कैपिटल हो, तो ये मुख्तलिफ कम्बिनेशन बता रही होती है। इसके नीचे भी हो सकती है। ठीक है, तो ये है आइसोकाउंट मैप। उसके बाद है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। जब हम कंज्यूमर बिहेवियर कर रहे थे, इंडिफरेंस कर्व के नीचे था बिल्कुल मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, MRS। यहाँ पर है MRTS, क्योंकि टेक्निकल सब्सटीट्यूशन से मुराद ये है कि लेबर जो है वो टेक्निकल है, उसके अलावा जो कैपिटल है वो भी टेक्नोलॉजी में आता है। तो यहाँ पर जो सब्सटीट्यूशन होगी वो टेक्निकली होगी। इसके अलावा मैं बताऊँ, दो चीज़ों का मवाजना कर रहे हैं ना, या चेंज रिप्लेस कर रहे हैं लेबर को कैपिटल से। तो लेबर के जो रिप्लेसमेंट आ रही है या सब्सटीट्यूट हो रही है वो किससे हो रही है, कैपिटल से। कैपिटल क्या है, टेक्नोलॉजी है, मशीनरी है। समझ आ गई, इस वजह से यहाँ पे टर्म यूज़ ये है टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। बाकी चीज़ें वो बिल्कुल ये सेम ही है। द स्लोप एंड ऑफ एन आइसोकाउंट इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। ये देखिए, ये वही बात कर रहे हैं। MRTS इज द अमाउंट ऑफ वन फैक्टर ई जी कैपिटल डेट कैन बी रिप्लेस बाय अ वन यूनिट इंक्रीज इन द अदर फैक्टर ई जी लेबर। यानी लेबर को बढ़ा दिया जाए या कैपिटल को बढ़ा दिया जाए या एक दूसरे से रिप्लेस कर दिया जाए, लेकिन आउटपुट सेम ही हो। तो ये बताती है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। द प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग MRTS इज रिलेटेड टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। देखिए, जो अभी मैंने आइसोकाउंट ग्राफ पे मैंने बताया ना कि यहाँ से अगर मैं
लेबर बढ़ाऊंगा तो कैपिटल कम करना पड़ेगा, या कैपिटल बढ़ाऊंगा तो लेबर कम करनी पड़ेगी। तो यही डिमिनिशिंग रिटर्न्स है। एज वन, आगे वो खुद भी बता रहे हैं, एज वन मूव्स डाउन अलोंग एन आइसोकोंट ड्रान इन के एल स्पेस। के एल स्पेस लेबर और कैपिटल स्पेस में ड्रा की गई थी ना, देखें। इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ लेबर आर यूज रिलेटिव टू दी कैपिटल। वही बात है कि अगर कैपिटल बढ़ाऊंगा तो लेबर कम, लेबर बढ़ाऊंगा तो कैपिटल कम। एमआरटीएस का फार्मूला यही है, एमआरटीएस डेल्टा के ओवर डेल्टा एल, यानी लेबर में कितना चेंज आया है कैपिटल के हिसाब से, या कैपिटल में कितना चेंज आया है लेबर के हिसाब से। बिल्कुल सेम चीज़ें हैं। डेल्टा के एम पी पी के इज इक्वल टू डेल्टा एल डॉट एम पी पी एल। इसको रीअरेंज करेंगे हम तो ये बन जाएगा। अच्छा, यहाँ तक हो गया, ये बन गया। उसके बाद ही कह रहे हैं आल्सो एम आर टी एस इज इक्वल टू डेल्टा के ओवर के एल। ये बात कर रहा है इसकी, ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है एम आर टी एस डेल्टा के ओवर के एल के बराबर था। तो यहाँ पर मैं डेल्टा के ओवर डेल्टा एल को रिप्लेस कर दूँ अगर एम आर टी एस के साथ, तो ये इसने यहाँ पे लिख दिया है एम आर टी एस। एम आर टी इज इक्वल टू एम पी पी एल एम पी पी के। ये सारी सेम वही बात कर रहा है यहाँ पे, इसकी इस जगह पे ये बात कर रहा है। ठीक है, रिप्लेस किया इसने, एम आर टी एस को रिप्लेस किया है किससे, डेल्टा के ओवर डेल्टा एल से, क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा एम आर टी एस इज इक्वल टू डेल्टा के ओवर के एल के। और ये जो आपका फार्मूला है ये वाला, ये एमसीक्यूज में पूछा गया है बहुत बार, डेल्टा के ओवर के एल ये। उसके बाद है जनाब, आइसोकोंट कैन बी यूज्ड टू इलस्ट्रेट द कंसेप्ट ऑफ रिटर्न्स टू स्केल एंड रिटर्न्स टू फैक्टर। एमसीक्यूज में ये बहुत बार पूछा गया है। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल्स में जो आइसोकोंट्स हैं उनके दरमियान फासला बराबर होगा। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में जो आइसोकोंट के दरमियान फासला है वो कम होता जाएगा और आइसोकोंट एक दूसरे के करीब करीब होंगी। ये आइसोकोंट मैप की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आइसोकोंट मैप क्या होता है, जिसपे काफ़ी ज़्यादा आइसोकोंट्स बनी होती है। ठीक है, और डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल्स में क्या होगा, डिक्रीजिंग में आइसोकोंट जो है वो एक दूसरे से दूर दूर होती जाएगी, उनमें फासला ज़्यादा होगा। ये ग्राफ बना के इस वजह से नहीं समझा रहा क्योंकि मज़ीद कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो यहाँ पे वैसे ये जान लेना ही ज़रूरी है कि इनमें क्या फ़र्क होता है कि डिक्रीज़ होगी तो फासला बढ़ जाएगा, इंक्रीज़ होगी तो कम हो जाएगा। और ये सिर्फ एमसीक्यूज़ में ही पूछे जाते हैं तो इस वजह से। उसके बाद है आइसो कॉस्ट और बजट लाइन। अब आइसो कॉस्ट क्या है, द कंसेप्ट ऑफ आइसो कॉस्ट इज सिमिलर टू द बजट लाइन developed in difference curve analysis. It is a line which captures all the different combination of input data firm can afford to hire. अब आइसो कॉस्ट हमने पढ़ा कि एक फर्म सोचती है कि मैं ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कम्बिनेशन इस्तेमाल कर लूँ कैपिटल और लेबर का। मगर आइसो कॉस्ट हकीकत में हमें ये बताती है, हम चूँकि प्रोड्यूसर्स हैं याद रहे, हमें हकीकत में ये बताती है कि एक्चुअली मेरी जेब कितनी गुंजाइश देती है कि मैं कितने लेबर को रख सकता हूँ, कितने कैपिटल को रख सकता हूँ, या लेबर कैपिटल रेशो किस कदर रख सकता हूँ मैं, ये मेरी जेब पर डिपेंड करता है। तो आइसो कॉस्ट ये चीज़ बता रही होती है। सिमिलर बजट लाइन भी हमें यही बता रही होती है जब हम कंज्यूमर बिहेवियर में बन रहे की बात कर रहे होते हैं, या जब हम कंज्यूमर बन रहे होते हैं। समझ आ गई, बिल्कुल सेम चीज़ें हैं। ये देखें, ऐसी थी ना डिफरेंस कर्व, और ऐसी ही आइसो कॉस्ट बनेगी। मगर फ़र्क क्या होगा, वहाँ पर दो गुड्स थी, उनको हम चूज़ कर रहे थे, यहाँ पर कैपिटल और लेबर आएगा। तो यहाँ पर मैं लेबर डाल देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कैपिटल, ठीक है, या वाइस वर्सा, ठीक है। तो अब ये बताना ये चाह रहा है पहली हेडिंग में, द प्राइस ऑफ बोथ इनपुट इंक्रीजेज आइसो कॉस्ट लाइन विल शिफ्ट इनवर्ड। अगर दोनों की चीज़ें, ये हम अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं जब हमने बजट लाइन की बात की, जब दोनों की वैल्यू बढ़ेगी तो उनकी डिमांड कम हो जाएगी, हम कम अफोर्ड कर सकते हैं। जब लेबर भी हमें महंगी मिलेगी, कैपिटल भी महंगी मिलेगी, तो हम कम रख सकते हैं ना, तो ये इन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात वो करता है, इफ़ प्राइस ऑफ वन गुड इंक्रीजेज इट पिवट्स आउट। अगर एक चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी, दूसरी की नहीं बढ़ेगी, तो ये क्या होगी, पिवट आउट होगी, मतलब इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, और अगर इसके मुखालिफ होगा तो ये पिवट इन हो जाएगी। ठीक है, और द स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट इज पी एल ओवर पी के। वहाँ पर क्या था, हाँ लेबर, और वहाँ पे था जनाब हमारा एक्स और वाई के साथ था ना, यहाँ पर लेबर और कैपिटल की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद है ऑप्टिमल कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स के। ऑप्टिमल कैसे, यानी मैं अपनी जेब को भी देखूँ और मैक्सिमम लेबर और कैपिटल भी हायर कर लूँ, तो ऑप्टिमल कम्बिनेशन किस तरह से चूज़ कर सकता हूँ। जब आइसो कॉस्ट
आइसोकोंट के साथ मिल जाएगी या टेंजेंट होगी, वो पॉइंट जो है क्या होगा, ऑप्टिमल कम्बिनेशन का पॉइंट होगा। यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये वाला है। इसकी ज़्यादा डेप्थ में मैं क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन जब मैंने बात की थी तो वो मैंने बता दिया था। बिल्कुल सेम चीज़ें हैं, बस नाम यहाँ पर चेंज है। सही है, तो अगर आपको ये समझना है तो प्लीज़ वो वाला लेक्चर आप देख लें। बाकी थोड़ा सा चले मैं यहाँ भी बता देता हूँ। ये देखें, इसमें मुख्तलिफ आइसोकोस्ट लाइंस हैं और एक इसमें आइसोकोंट है। आइसोकोस्ट मेरी ख्वाहिश बताती है कि मैं ये लेबर रखूँ और ये कैपिटल रखूँ, जबकि आइसोकोंट मेरी जेब बताती है कि मैं इतने रख सकता हूँ। ऑप्टिमल कैसे यूज़ करूँगा, सबसे निचली को मैं देखूँगा जो कि बजट लाइन या आइसोकोंट के साथ टच हो रही होगी। तो ये देखिए, ये है लोअर लेवल, मतलब कम्बिनेशन थोड़ा सा कम है। अब मैं देखूँगा इसे और ऊपर वाली जो कि आइसोकोंट से भी टच हो रही हो। आइसोकोंट से ये ऊपर वाली टच हो रही है ब्लैक। अच्छा चलिए, ये भी मैंने कंसीडर कर लिया। मैं चूँकि लालची हूँ, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लेबर हो, ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल हो, क्योंकि मेरी प्रोडक्शन ज़्यादा हो। तो मैं इस आइसोकोस्ट की तरफ आऊँगा, ये जो आइसोकोस्ट तीसरी मैंने बनाई हुई है। अब यहाँ पर आ तो मैं गया, ये मेरी ख्वाहिश है, लेकिन आइसोकोंट मेरी जेब यहाँ नहीं पहुँच रही, जो कि ये वाली लाइन है आइसोकोंट की। ठीक है, मेरी जेब यहाँ पर दूसरे तक पहुँच रही है, तो यहाँ पर ये टच हो रही है, तो ये ऑप्टिमल पॉइंट होगा। अब बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि अच्छा जो मिडल से टच होगी ना वो वाली होगी। नहीं, टच कहीं से भी हो जाए, मैक्सिमम आइसोकोस्ट की जो लाइन को टच करेगी आइसोकोंट, आइसोकोंट की जो मैक्सिमम लाइन होगी जो कि आइसोकोस्ट टच करेगी, आइसोकोस्ट आइसोकोंट मैक्सिमम पर टच होंगी, वो मेरा ऑप्टिमम होगा। ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम तो वैसे ये पहली है, मैं इसको थोड़ा नीट कर दूँ। ये वाली जो है ये पहली है आइसोकोस्ट, दरमियान वाली ब्लैक ये दूसरी है और ये वाली है तीसरी। तो अब दूसरी के साथ ही अटैच हो रही है, तो ऑप्टिमम यही हुआ। अगर ये तीसरी के साथ होती बजट लाइन या आइसोकोंट की लाइन, तो ये तीसरी के साथ होती। ठीक है, तो ये मेरा ऑप्टिमम पॉइंट होगा। और न्यूमेरिकली ये जो ऑप्टिमम पॉइंट होगा वो MRTS इज इक्वल टू MPPL इज इक्वल टू PL/PK। ठीक है, ये बस ये याद रखना कि इक्वल का साइन हो। MCQs में पूछा जाता है अमूमन ये बड़े छोटे के साइन के साथ, तो जहाँ पर इक्वल का साइन है उसको मार्क कर दीजिएगा।